हेलो, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों के सामने ऐसे टॉपिक को लेकर उपस्थित हुई हूँ जो केवल विज्ञान का ही टॉपिक नहीं है, बल्कि वो एक जनरल टॉपिक है आपके विज्ञान के ही पार्ट से, लेकिन वो एकदम जनरल टॉपिक है। वो आपको हिंदी में भी पूछा जा सकता है, सामाजिक विषय में भी पूछा जा सकता है, और सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं है, कक्षा 10 के लिए नहीं है, किसी भी क्लास के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी तरीके से वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब आप सोचेंगे पता नहीं क्या मैम पढ़ाने जा रही हैं, तो वो टॉपिक है आपका जनन। आपको पढ़ाया जा रहा था, जनन की प्रक्रिया पढ़ाया जा रहा था। आपको मालूम ही है कि जनन के द्वारा जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जन्म देना, ये जनन कहलाता है। तो ये जनसंख्या विस्फोट तथा परिवार नियोजन व इसकी आवश्यकता। अब जनन के द्वारा तो आपको मालूम है कि जीव जन्म लेता है, और जन्म लेता है तो पहले जमाने में तो लोग ये मानते थे कि भगवान जो है कि वो बच्चे दे रहे हैं, जितने भी बच्चे पैदा हों बहुत अच्छी बात है। जैसे जानवर हैं, तो जानवर तो किसी कारण से पाले जाते हैं, किसी लाभ के लिए पाले जाते हैं, जैसे तैसे अपना उनके 10 बच्चे, 5 बच्चे, 4 बच्चे एक साथ देखा होगा आपने। सूअर हैं, कुत्ते हैं, बिल्लियां हैं, तमाम बच्चे देती हैं। बकरियां हैं, 2-2, 3-3 बच्चे दे देती हैं। तो वो एक अलग सी बात है, क्योंकि वो लोग लाभ के लिए पालते हैं और उसके द्वारा वो धन की प्राप्ति करते हैं। लेकिन ये जो मानव जाति है, मानव जाति में जनसंख्या विस्फोट। अब सबसे पहले ये जान लीजिए विस्फोट क्या है। इस समय तो आप लोग बहुत ज्यादा सुन रहे होंगे, विस्फोट विस्फोट विस्फोट, कोरोना विस्फोट हो गया इस एरिया में। अब ये विस्फोट क्या है? देखिए, एक गुब्बारा आप लेते हो, गुब्बारे में आप हवा भरते हो, ठीक है। हवा भरते हो, क्या होता है? गुब्बारा फूलता है। अब गुब्बारा फूलते फूलते आप उसमें हवा भरते चले जाओ, भरते चले जाओ, भरते चले जाओ। एक स्थिति ऐसी आएगी कि उसकी जो भित्ति है, गुब्बारे की जो भित्ति है, उस हवा को सहन नहीं कर पाएगी, उस हवा के दबाव को सहन नहीं कर पाएगी और गुब्बारा फट जाएगा। आप अक्सर सुनते होंगे, अभी कल ही परसों में आपने सुना होगा कि गैस का सिलेंडर फट गया है, विस्फोट हो गया। नाम सुना होगा, गैस के सिलेंडर में विस्फोट हो गया। तो विस्फोट क्यों होता है? जब दबाव इतना ज्यादा बढ़ जाए कि उसकी भित्ति काम करना बंद कर दे और वो सहन न कर पावे, तो वो फट जाती है। तो ये एक विस्फोट शब्द का हमने आपको ये बताया, क्योंकि इसको समझाने से पहले ये बताना जरूरी था। आप ये जान लीजिए कि एक जो ये कोरोना महामारी है, इस टॉपिक से पहले जरा सा हम बताना चाह रहे थे कि वो एक ऐसी टॉपिक हो गई है कि ये एग्जाम में हो सकता है, इतना ज्वलंत टॉपिक हो गया है कि निबंध के रूप में अवश्य पूछेगा। क्योंकि अभी आपके पेपर्स बने नहीं है, पेपर बनेंगे तो दिमाग में तो केवल कोरोना 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 है। तो एक टॉपिक तो पक्का है कि इसमें से आएगा जरूर, एक प्रश्न इसमें से आएगा, ये मत समझिए, क्योंकि ये विषाणु से संबंधित है, ये वायरस से संबंधित है। अब वायरस का चैप्टर आप में विज्ञान में है, विज्ञान में ना भी हो तो वो हिंदी के निबंध में, इंग्लिश के निबंध में, संस्कृत के निबंध में, किसी में भी पूछा जा सकता है। तो अभी हम आपको विस्फोट शब्द का मायने बता रहे थे, क्या होता है विस्फोट। अब है जनसंख्या विस्फोट। अब जनसंख्या विस्फोट क्या है? देखिए, एक क्षेत्र विशेष में जनसंख्या उस स्थिति तक बढ़ जाए कि उस क्षेत्र में पाए जाने वाले खाद्यान्न, जल, अन्य जो प्राकृतिक संसाधन हैं जो मानव जीवन के लिए अत्यावश्यक है, यहाँ तक कि ऑक्सीजन भी और जल भी और भी जो भी प्राकृतिक संसाधन है जो कि मानव जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है, वो पूरे ना पड़े, वो पर्याप्त न हो, इसे कहते हैं जनसंख्या विस्फोट। बात समझ में आई? इसी तरह से आपने देखा कि जब एक विशेष क्षेत्र में महामारी क्या चीज है? महामारी, हम दोनों टॉपिक एक साथ पढ़ा रहे हैं इसलिए कि दोनों में से कोई भी पूछ सकता है कि जो ये महामारी आप सुन रहे होंगे, तो उसका क्या मतलब है कि जब एक विशेष क्षेत्र में एक ही बीमारी अधिकतर से अधिकतर लोग ग्रसित हो जाएं तो उसे महामारी कहते हैं। उसी को विस्फोट कह दे रहे हैं कि ये तो कोरोना विस्फोट हो गया। अभी 1 आदमी 2 आदमी को हो तो वो चलो ठीक हो जाएगा। और उस स्थिति में क्या है, हम सोचते हैं कि देखिए सरकार नहीं कर रही है, कभी हम लोग इस तरफ भी ध्यान देते हैं कि ये क्यों कमियां हो रही हैं। हॉस्पिटल में बेड कम हो जा रहे हैं, दवाइयां कम हो जा रही हैं, डॉक्टर कम हो जा रहे हैं और सुविधाएं कम हो जा रही हैं। यहाँ तक कि मृत्यु के पश्चात जो दाह संस्कार करने की क्रिया है वो भी बाधित हो जा रही है। तो क्यों बाधित हो जा रही है भाई?
इसी जनसंख्या विस्फोट के कारण वैज्ञानिकों को अनेक ऐसे प्रयोग करने पड़ते हैं। अब आपको बता दें, विज्ञान जो है वो विकास के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत बुरा भी है। तो जब हम उन्हें वैज्ञानिकों को इतना जो है कि दे देंगे कि हमारे सारी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए वो किसी भी हद तक जा करके वो विकास करें, किसी भी चीज में, चाहे वो खाद्य, अब देखिए खाद्य पदार्थ के उत्पादन में तमाम तरह की दवाएं प्रयोग कर रहे हैं, कीटनाशक प्रयोग कर रहे हैं, आपने सुना ही होगा। और फल पकाने के लिए जल्दी जल्दी हम ही को खिलाने के लिए, भाई जनता को ही देने के लिए ना, तो उसके लिए वो तरह तरह की दवाइयां प्रयोग कर रहे हैं, कीटनाशक प्रयोग कर रहे हैं, जो हमारे शरीर में जा रहा है और वो नुकसान कर रहा है। हमारी किडनी खराब हो रही है, हमारे लीवर खराब हो रहे हैं, हमारे शरीर का सारा सिस्टम गड़बड़ हो जा रहा है। तो ये विस्फोट की स्थिति बहुत ही बुरी है, चाहे वो किसी भी लेवल में हो। अब शादी ब्याह ही आप देख लीजिए, एक शादी ब्याह में बारात आती है, और किसी ने कहा भाई 100 आदमी लेके आएंगे, और लेके आ गए 500 आदमी। अब हुआ विस्फोट, आपके खाने कम पड़ जाएंगे, आपको बैठाने का साधन कम पड़ जाएगा, आपका स्वागत करने का ढंग गड़बड़ हो जाएगा, सब कुछ एकदम विस्फोट की स्थिति हो जाएगी वहां पे। तो इसी तरह से ये जो जनसंख्या विस्फोट है वो किसी क्षेत्र विशेष में जनसंख्या की उस स्थिति तक बढ़ जाना कि वहां पर पाए जाने वाले संसाधन, जल, खाद्यान्न, अन्य प्राकृतिक संसाधन जनसंख्या के लिए अपर्याप्त हो जाए, इसे कहते हैं जनसंख्या विस्फोट। बात समझ में आई? अब इस जनसंख्या विस्फोट का तो बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। आगे आपको मालूम ही होगा कि भाई बच्चों को हम चाहते हैं अच्छे से अच्छा पढ़ाएं, अच्छे से अच्छा खिलाएं, अच्छे से अच्छा पढ़ाएं, अच्छे से अच्छा सरकार सुविधाएं दें। तो सरकार इतनी योजनाएं बनाती है, इतनी योजनाएं आती हैं, लेकिन क्यों अपर्याप्त हो जाती हैं? इसी जनसंख्या विस्फोट के कारण। बात समझ में आई? अब ये इतना जब ज्वलन टॉपिक है, इतना जो है कि परेशान कर रहा है लोगों को, पूरे विश्व इससे परेशान हो जा रहा है। आपको मालूम होगा 2011 की जनसंख्या में 125 करोड़ की जनसंख्या थी हमारे भारत की। अब 10 साल के बाद होता है जनगणना। जब 2021 में जनगणना होगी तो वो इतनी बढ़ चुकी है कि अभी आपने सुना होगा, बार बार हमारे प्रधानमंत्री जी एक ही बात दोहराते हैं, 135 करोड़ जनसंख्या, 135 करोड़ जनसंख्या। तो वो 135 करोड़ जनसंख्या किसने बढ़ाया है? हमारे प्रधानमंत्री ने तो बढ़ाया नहीं है, सब जनता ने ही बढ़ाया। तो इसको नियोजित करना अत्यंत आवश्यक है। कोई भी कार्य अगर हम बिना नियोजन के करेंगे तो विस्फोट होना ही होना है। अब इसको नियोजित करने का क्या उपाय है? उसको नियोजित करने का एक सबसे जो अच्छा उपाय है वो है परिवार नियोजन। क्या है? परिवार नियोजन। परिवार नियोजन क्या है? अब परिवार कल्याण हेतु, माने परिवार को अच्छे से पालने हेतु बच्चों की संख्या सीमित कर परिवार को नियोजित करने की प्रक्रिया को परिवार नियोजन कहते हैं। मतलब परिवार के कल्याण हेतु बच्चों की संख्या को सीमित करना ही परिवार नियोजन कहलाता है। पहले क्या था? हमारे जय बच्चे पैदा हो रहे हैं, होने दो, भगवान दे रहे हैं, और खूब अपना हमको जब मरेंगे तो 4 लोग हमको लेके जाएंगे टिकटी पे, तो कोई हमें दूसरा बुलाना नहीं पड़ेगा। मतलब तमाम तरह की बातें होती थी कि ये भगवान की देन है, भगवान जो है दे रहे हैं, तो हम क्यों उसको नियोजित करें। लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। तो परिवार कल्याण हेतु बच्चों की संख्या को सीमित करना अत्यंत आवश्यक हो गया है, क्योंकि आजकल खाद्यान्न है, चाहे पढ़ाई है, चाहे आपका नौकरी है, नौकरी नहीं मिल रही है लोगों को, क्यों नहीं मिल रही है? वही जनसंख्या की प्रॉब्लम। एडमिशन अच्छे स्कूल में नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि भाई जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि उतनी सीटें नहीं है। तो कुल मिला के परिवार नियोजित करना अब आवश्यक हो गया है। तो परिवार कल्याण है तो बच्चों की संख्या को सीमित करके परिवार को नियोजित करने की प्रक्रिया परिवार नियोजन कहलाती है। ये दोनों 2-2 नंबर में भी आ सकते हैं। पूरा 7 नंबर का भी ये प्रश्न है, ये जान लीजिएगा। ये 7 नंबर सबसे बड़ा वाला जो प्रश्न आता है, और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसमें आप अपने से भी लिख सकते हैं, कुछ अखबार से पढ़ते हैं, कुछ आप समाज में सुनते हैं, कुछ आप किताब में देखते हैं, तो तमाम आपको टॉपिक ये हेडिंग्स मिल जाएंगी जिसके अंतर्गत आप इसको अच्छे से बता सकते हैं। और 2-2 नंबर में भी पूछ सकता है जनसंख्या विस्फोट क्या है या परिवार नियोजन क्या है और क्यों आवश्यक है। तो ये क्यों आवश्यक है, क्यों आवश्यक है का वही मतलब है कि परिवार को अच्छे ढंग से पालने के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छे खान पान के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए और आगे बढ़ने के लिए, अच्छी नौकरी के लिए या अच्छी सुख सुविधाओं के लिए और सरकार द्वारा दी गई योजनाओं का पूर्ण लाभ लेने के लिए परिवार का नियोजित होना आवश्यक है। ठीक है, आपने अभी देखा होगा
पर इतनी जनसंख्या थी कि एक कोरोना वायरस ने सबकी आंखें खोल दी हैं। कितने लोगों को बाहर जाना पड़ा है, कितने लोग अपने खेतों को छोड़ के, अपने घरों को छोड़ के क्यों गए? क्योंकि उन्हें पूरी तरह से वहां पर सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी, पूरी सुविधाएं उन्हें नहीं मिल पा रही थी। उनका जो कार्य है, आवश्यकता की पूर्ति है, वो वह नहीं हो पा रहा था, इसलिए उन्हें बाहर जाना पड़ा। और स्थिति क्या बनी? आज सबकी, कितने की नौकरियां छूट गई, कितनों के घर छूट गए, कितनों के, मतलब इतनी बुरी स्थिति हो गई। आप लोगों ने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। कोई मतलब इसको बताने की हम आवश्यकता ज्यादा नहीं समझते, फिर भी ये टॉपिक इतना ज्वलंत है कि ये आपके मतलब किसी न किसी पेपर में आना ही है, ये जान लीजिए। तो अब परिवार नियोजन किस तरह किया जाए, ये भी जानना जरूरी है। अब परिवार नियोजन की देखिए तीन विधियां हैं। एक तो है अस्थायी विधि। अस्थायी माने कि जैसे एक बच्चा पैदा हुआ, उस बच्चे से दूसरे बच्चे में हमें टाइम लेना है कि 2 साल 4 साल 5 साल का हो जाए, वो पढ़ने लगे, जाने लगे, अपने आप से काम करने लगे, तब दूसरा पैदा हो। इसके लिए लोग अस्थायी विधियों को अपनाते हैं। इसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें हैं जिसका प्रयोग करते हैं लोग। इसको आप लोगों की किताबों में लिखा होगा, देख लीजिएगा। आप लोग इसको तो बड़े इंटरेस्ट से पढ़ेंगे, मुझे मालूम है। तो अस्थायी विधियां जो हैं वो अपनाते हैं लोग, जिसके कारण एक बच्चे से दूसरे बच्चे में जो है टाइम हो जाता है, 2 साल 3 साल का गैपिंग हो जाता है। दूसरी है स्थायी विधि। अब जिसके बच्चे हो चुके हैं, अच्छे से पल रहे हैं, उन्हें दूसरे बच्चे की आवश्यकता नहीं है, तो उन्हें इन अस्थायी विधियों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि ये नुकसानदेह भी होते हैं, शरीर को भी नुकसान पहुंचाते हैं, मानसिक दबाव भी रहता है, मानसिक परेशानी भी हो सकती है। तो वो स्थायी विधियों का इस्तेमाल करते हैं। स्थायी विधियों में या तो महिला का ऑपरेशन हो जाता है, जिसमें उन नलियों को बांध दिया जाता है, जिससे कि अंडे आकर के गर्भाशय में स्थापित होते हैं। इसी तरह से दूसरे है कि पुरुष के जो है वो ऑपरेशन कर दिया जाता है, उसमें भी उस नली को बांध दिया जाता है, जिसमें से शुक्राणु बाहर आते हैं। तो इस तरह से शुक्राणु, आपको मालूम है जनन तभी हो सकता है जब शुक्राणु का अंडाणु से संलयन हो, तो उसे ही रोक दिया जाता है। ये स्थायी विधि होती है, एकदम अच्छे से उसकी वो होती है। अब है अन्य विधियां। अन्य विधियों में सरकार ने एक एज निर्धारित कर दी थी। पहले जमाने में आपने सुना होगा, छोटे छोटे बच्चों की शादियां हो जाती थी, 8 साल 10 साल 12 साल 11 साल के बच्चों की शादियां हो जाती थी। लेकिन बाद में सरकार ने क्या किया कि एक लड़की की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए और लड़के की कम से कम उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। अगर इससे कम, अगर इस समय कोई शादी कर रहा है और उसे अगर पुलिस में इन्फॉर्म कर दिया जाए या मानव अधिकार आयोग में इन्फॉर्म कर दिया जाए, तो माँ बाप को जेल भी हो सकती है। तो ये एक नियम बना दिया गया है। लेकिन अब की स्थिति ये है कि 135 करोड़ से भी आगे जनसंख्या जा रही है। अभी जब जनसंख्या गिनती होगी तो पता चलेगा खुद ही 2021 में कि 135 से भी ऊपर जा चुकी है। तो उस स्थिति में यहाँ पर एक बन रहा है कि इसकी आयु, विवाह की आयु थोड़ी और बढ़ाई जाए, जिसमें 23 वर्ष लड़की की आयु हो और 25 वर्ष कम से कम लड़के की आयु हो, तब विवाह किया जाए। ठीक है, तो इससे भी जनसंख्या नियंत्रण हो सकता है। ठीक, अब ये 3 तो विधियां हो गई जिससे हम इस जनसंख्या को नियंत्रित कर सकते हैं और ये जनसंख्या विस्फोट होने से बचा सकते हैं। अब है परिवार नियोजन कार्यक्रम में कठिनाइयां। देखिए, हर एक काम जो आगे बढ़ के कोई भी करता है, आपने देखा होगा, कोई भी नरेंद्र मोदी हो चाहे कोई हो, कोई एक अच्छा कार्यक्रम हो, बुरा कार्यक्रम हो, कोई भी अनाउंस होता है तो कुछ लोग उसका सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग उसका विरोध करते हैं, यहाँ तक कि लोग आग लगाने लगते हैं और मारपीट करने लगते हैं, तोड़ फोड़ करने लगते हैं। तो भाई विरोध तो होता ही होता है, तो कठिनाइयां तो आती हैं। ठीक है, तो इस परिवार नियोजन के कार्यक्रम में भी कई कठिनाइयां आती हैं। पहली कठिनाई है अशिक्षा एवं अंधविश्वास। देखिए, पुराने लोग जो है वो शिक्षित नहीं थे, अब तो कुछ शिक्षा में फिर भी अभी बहुत लोग अशिक्षित हैं, अभी भी बहुत से लोग अशिक्षित हैं, उन्हें शिक्षा नहीं मिली है। तो अशिक्षा और अंधविश्वास का ये है कि भगवान ने दिया है, भगवान संतान देते हैं, कोई हम लोग तो अब उनसे अगर कोई बात करेगा, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति बात करेगा, अरे शांत रहिए, जिसको नहीं है उसको क्यों नहीं भगवान दे देते हैं। अब उनका ये फार्मूला आ जाता है। तो जिसको नहीं है, हो सकता है उसको कोई शारीरिक परेशानी हो, उसे कुछ ऐसी दिक्कतें हो, तो उसका इलाज संभव है, तमाम तरह के इलाज संभव हैं। लेकिन अब उनकी
जो अशिक्षा है उसके आगे वो लोग कुछ सुनते ही नहीं है। अंधविश्वास और अशिक्षा के कारण परिवार नियोजन कार्यक्रम में भाग लेना नहीं चाहते। जैसे कुछ धर्मों में है, कहते हैं कि नहीं हमारे यहाँ तो ये नहीं होगा, हमारे यहाँ ऑपरेशन नहीं होगा, हम इसको मेरे जो है धर्म में ये नहीं है, ऐसे मतलब लोग भी हैं। तो जो परिवार नियोजन कार्यक्रम में बाधा पहुंचाते हैं या कठिनाई उत्पन्न करते हैं। दूसरा है धार्मिक दृष्टि से पुत्र को अधिक महत्व देना। अब आपने सुना ही होगा कि पुत्र जो है कितने लोग हैं, अगर पुत्र नहीं होगा तो कौन हमें दाह संस्कार हमारा करेगा, कौन मुखाग्नि देगा, इस तरह की बातें आती हैं। कौन हमारे कर्म करेगा, मतलब अगर पुत्र नहीं होगा तो हमारा तो जीवन ही व्यर्थ है। तो वो पुत्र की आस में एक नहीं, चार नहीं, छह नहीं, सात नहीं, लोगों के 7-7, 8-8 लड़कियां पैदा हो जाती थी। तो कहीं ना कहीं जाके तो कोई लड़का पैदा होगा, ठीक है। तो इस तरह की भावना जो होती थी, पुत्र को अधिक महत्व दिया जाता था, लड़कियों को कोई महत्व, जो अब धीरे धीरे कम हो रहा है, ये मान के चलिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अभी वैसा ही है, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा लोगों में ये बात है। अगर एक पुत्र पैदा हुआ, चाहे वो नालायक ही हो जाए बाद में, लेकिन इतना मतलब खुशी मनाई जाती है। वहीं पर एक लड़की पैदा होती है तो अब तो कुछ सुधर रहे हैं लोग, लेकिन आगे चल के उसकी भी वही गति होती है। शादी ब्याह के बाद भी लोग जो है, कोई जला दे रहा है, कोई फूंक दे रहा है। मतलब लड़कियों का तो मतलब अभी भी कोई बहुत अच्छा हाल हम नहीं कह सकते, फिर भी सुधार हो रहा है, धीरे धीरे हो भी सकता है। तो धार्मिक दृष्टि से पुत्र को अधिक महत्व लोग देते हैं और बेटियों को महत्व नहीं देते। जबकि आज बेटियां क्या नहीं कर ले रही हैं, मतलब क्या कर रही हैं इसको छोड़िए, क्या नहीं कर ले रही हैं, अगर इसको देखा जाए तो उंगलियों में शायद गिनती हो जाएगी। यहाँ से जमीन से लेके, आसमान से लेके और अंतरिक्ष से लेके हर जगह लड़कियां जो है अपना पैड बना रही हैं। पहले सेना में नहीं हुआ करती थी, अब देखिए फाइटर प्लेन तक उड़ा रही हैं। तो अब लड़कियों का जो है वो अधिकार भी बढ़ता जा रहा है और उनकी मान्यताएं भी बढ़ती जा रही हैं। तो ये धार्मिक भावना जो है, गलत धार्मिक भावना, ये परिवार नियोजन कार्यक्रम को में कठिनाई पहुंचाती है। इसी तरह से राष्ट्रीय भावना में कमी। अब हम सोचते हैं ये जो मेरा परिवार है ना, बस यही मेरा परिवार है, ये सुखी है, दुनिया सुखी है। हमारा परिवार नहीं सुखी है, कोई सुखी नहीं है। तो देखिए ये जो हमारा परिवार है, ये छोटा सा क्या, एक मतलब वो चींटी बराबर भी नहीं है। हमारा ये जो पूरा देश है, जब आज पूरा देश दुखी है तो क्या हम सुखी हैं? नहीं है ना। आज एक छोटे से वायरस ने पूरे विश्व को तबाह करके रख दिया है, तो क्या हम सुखी हैं? और उसका कारण है कि बस हम आज अगर सरकार कह रही है, आज अगर डॉक्टर कह रहे हैं मुंह में बांध के चलिए, मास्क लगा के चलिए, आप फालतू मत निकलिए, लेकिन अभी भी रोज पेपर में पढ़िए बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं, बिना मतलब के लोग घूम रहे हैं, क्योंकि उन्हें मतलब वो कोरोना उनके साथ ही है, उनके दुश्मन नहीं, उनके साथ ही हैं। तो वो अपने साथ साथ दूसरों को भी परेशान। अब हम देख के तो बहुत दुख होता है कि ये जो बेचारे डॉक्टर हैं, पुलिस हैं, ये हमारी निगरानी कर रहे हैं, ये बेचारे हमें आपको जो है कि सुरक्षित कर रहे हैं, वो पहरा दे रहे हैं, वो बैठे हुए हैं, वो उन्हें निकलना ही निकलना है। अब बेचारे कोरोना ग्रसित हो जा रहे हैं। पूरे मतलब 4-6 दिन के अंदर इतने पुलिस वाले आपके यहाँ ग्रसित हुए हैं, और बॉम्बे वगैरह में तो कितने मर भी गए हैं, दिल्ली बॉम्बे वगैरह में, और अपने यहाँ भी बहुत सारे बेचारे ग्रसित हो गए हैं, डॉक्टर्स भी ग्रसित हो गए हैं। तो थोड़ा हम इस सब पे भी ध्यान देना चाहिए। हमारे अंदर राष्ट्रीय भावना भी होनी चाहिए कि सिर्फ मेरा घर नहीं है, बल्कि ये पूरा देश मेरा घर है, ठीक है। तो ये राष्ट्रीय भावनाओं में कमी कि हम बढ़ा देंगे तो क्या हमारे कम करने से ये मतलब होती है, क्या हमारे कम करने से पूरे विश्व की जनसंख्या कम हो जाएगी? नहीं, यही छोटी छोटी बातें जो है वो गलत होती हैं, जो कि परिवार नियोजन कार्यक्रम में भी कठिनाई पहुंचा रही हैं। अब है धार्मिक मान्यताएं। वही धार्मिक मान्यताएं, हमारे यहाँ तो भाई ऐसा नहीं होता, हम नहीं करेंगे ऐसा, हम नियोजित नहीं करेंगे। तो ये जो भावनाएं हैं, ये परिवार नियोजन को धक्का पहुंचा रही हैं कार्यक्रम को। फिर है परिवार नियोजन की विधियों का सरल न होना। देखिए परिवार नियोजन में चाहे स्थायी विधि हो चाहे अस्थायी विधि हो, चाहे अभी भी पुरुष प्रधान देश है, पुरुष जल्दी ऑपरेशन कराना नहीं चाहते हैं, जबकि वो बहुत ही सरल होता है, बहुत ही मतलब दिक्कत का कोई मतलब नहीं होता है उसमें। महिलाओं का ऑपरेशन ज़्यादा कठिन होता है, और जो अस्थायी विधियों में जो भी प्रयोग किया जाता है वो शारीरिक दृष्टि से, चाहे वो गोलियां हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, वो नुकसान ही पहुंचाता है और बहुत सरल नहीं होता है। उसे मानसिक प्रताड़ना भी होती है। आप देखे होंगे इतनी लेडी डॉक्टर के यहाँ भीड़ लगी रहती है। क्यों भीड़ लगी रहती है? क्योंकि इन्हीं सब कारणों से जो है उन्हें परेशानी
ज़्यादा होती है और बीमार ज़्यादा होने लगती हैं। इसलिए जो है ये जो विधियां हैं बहुत सरल नहीं होती हैं, जिसके कारण लोग डरते हैं, अभी भी लोग डरते हैं और ये परिवार नियोजन के कार्यक्रम को कठिनाई हो जाती है। तो आज आपको हमने बहुत ही ज्वलंत टॉपिक बताया है, जो किसी के लिए भी, केवल कक्षा 10 के लिए नहीं, किसी भी क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और क्लास ही नहीं बल्कि आपके मम्मी, आपके अगल बगल पड़ोसी, किसी के लिए भी। तो आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा हो, मेरा पढ़ाना समझ में आ रहा हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप जो भी टॉपिक लेना चाहते हैं, अगर आप हमारे उस पर लिखेंगे तो हम उस टॉपिक को भी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। अगर समझ में आता है तो जरूर आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।